वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी में रिजी में। और आज हम करने जा रहे हैं वसंत भाग 2 कक्षा 7वीं का पाठ 9 चिड़िया की बच्ची। चिड़िया की बच्ची ये जो कहानी है ये जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखी गई है। तो देखा जाए तो प्रेमचंद के बाद उपन्यासकारों में जो जैनेन्द्र कुमार हैं उनका विशेष स्थान है। वह हिंदी उपन्यास के इतिहास में मनोविश्लेषणात्मक परंपरा के प्रवर्तक के रूप में मान्य हैं, जिन्होंने मन की हर प्रकार से विश्लेषण करने की कोशिश की। जैनेन्द्र अपने पात्रों की सामान्य गति में सूक्ष्म संकेतों की नियति को खोज करके उन्हें बड़े कौशल से प्रस्तुत करते हैं। इनके पात्रों की चारित्रिक विशेषताएं इसी कारण से संयुक्त होकर उभरती हैं। जैनेन्द्र के उपन्यासों में घटनाओं की संघटनात्मकता पर बहुत कम बल दिया गया मिलता है। चरित्रों की प्रतिक्रियात्मक संभावनाओं के निर्देशक सूत्र ही मनोविज्ञान और दर्शन का आश्रय लेकर विकास को प्राप्त होते हैं। तो आइए देखते हैं ये कहानी चिड़िया की बच्ची। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन यानी कोई भी बुरी आदत छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है, एक अजीब सा संतोष मिलता है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। तो इस पहले वाले अनुच्छेद में आप देखेंगे कि माधव दास की दिनचर्या के बारे में और उनके जो किए हुए कार्य, जो कि उन्होंने संगमरमर की एक कोठी बनवाई और उसमें बगीचा लगवाया और उनकी जो कला से बहुत प्रेम था, यानी हर चीज में उन्होंने बढ़ चढ़ कर जो सामान बनवाया हुआ था। उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी और कोई बुरी आदत नहीं थी, कोई व्यसन नहीं था। तो फूल पौधे और यहाँ पर जो एक ये रकाबियों से हौजों में, रकाबी क्या, गोल गोल जो तस्तरी यानी प्लेट जैसा गोल गोल, यहाँ पर फवारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता था। तो उसका आकार बताया है यहाँ पर। और उनके पास खूब समय था जो वो शाम को बैठ जाते थे और प्रकृति का पूरा आनंद उठाते थे कि कैसे सूरज ढल रहा है। उसके बाद सारे के सारे पक्षी देखते थे और उनको बहुत अच्छा लगता था कि वहां पर बैठकर अपना समय बिताएं। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधव दास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है। यहाँ पर प्रश्न उठाया है कि उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भर भी कुछ खाली सा रहता है। यहाँ पर उनके खालीपन के बारे में चर्चा की गई है कि ऐसा क्या था, क्यों वो जो है फिर भी एक खालीपन का एहसास करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये बता रहे हैं आगे।
उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। अब क्या हुआ, एक छोटी सी चिड़िया आई और गुलाब की डाली पर बैठी हुई थी। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। अब आप अंदाजा लगा लिए, गुलाबी और नीला ये मिला जुला जो रंग था उस चिड़िया को और खूबसूरत बना रहा था। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे, उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यार लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। बहुत सुंदर चिड़िया थी वो। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता ही नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी, अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी। तो ये उस चिड़िया को देखकर माधवदास बहुत खुश हुए। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी सी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कितनी आजादी से वो घूम रही थी, बिल्कुल उसे किसी बात का डर नहीं था। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। तो उसे देखते देखते, वो चिड़िया को ही देखते देखते बिल्कुल खो गए थे। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी आई, यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से ये समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है, तुम बेखटके यहाँ आया करो। तो उन्होंने उस चिड़िया से ऐसे ऐसे बोला। चिड़िया पहले तो असावधान रही, यानी पहले उसे इस बात पर अजीब लगा कि ये क्या कह रहे हैं। फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है, वह एकाएक तो घबराई। फिर संकोच को जीत कर बोली, यानी संकोच को हटाया और फिर वह बोलती है, मुझे मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी। उसे लगा शायद इनको ठीक नहीं लग रहा है, मैं इनके यहाँ पौधों पे बैठ रही हूँ। तो वो एकदम से कहने लगी, सेठ जी मैं चली जाती हूँ, कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ही आई थी। तो माधवदास ने कहा, हाँ बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना ही समझ सकती हो, सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ नहीं, बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। मतलब तब वो माधवदास अपने मन की बात बताने लगते हैं कि देखो तुम यहाँ आओ, बैठो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। अब तो चिड़िया को बहुत ज्यादा संकोच होने लगा और थोड़ी सी वो घबरा गई। उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई। उसका थिरकना रुक गया। अचानक वो ठहर गई। भयभीत सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी, बगीचा आपका है, मुझे माफ करें। वो माफी मांगने लगी कि मुझसे गलती हो गई, मैं तो यहाँ बैठ गई थी, ये तो आपका बगीचा है, ये मेरा बगीचा नहीं है। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त यानी कि मन प्रफुल्लित हुआ है, बहुत खुश हो गया है। मेरा महल भी सूना है, वहां कोई भी चहचहाता नहीं है। अब वो अपने संगमरमर की कोठी के बारे में बता रहा है कि भले उसने बहुत बड़ी कोठी बना ली है, लेकिन वहां कोई आवाज ही नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों ना रहो। अब सांझ हो गई है, चिड़िया बोली, और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ। हवा से आप सोच ना करें और फूलों से बातें कहना चाहती है, मैं जरा आप मेरे बारे में मत सोचो, मुझे तो जाना ही है और माँ के पास मुझे पहुंचना है।
माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया पगली मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। अब माधवराज उसे लालच देने की कोशिश करता है जिससे कि ये सब कुछ देख के वो वहीं ठहर जाए। वो कहता है आगे, देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। तो वहां पे वो अपना फव्वारे का पानी दिखा रहा है और वहां पे गुलाब दिखा रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या ना पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहां कब हंसी सुनने को मिलती है। वो अपने अंदर के सूनेपन से बहुत ज्यादा परेशान है और वो ये चाहता था दिल में कि कैसे भी हो ये चिड़िया रुक जाए। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा, मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। अब उसको ये कहता है कि मैं तेरा जो पिंजरा है ना वो सोने का बनवाऊंगा, तुम मुझे खुश रखना। और तुम्हें क्या चाहिए माँ के पास बताओ क्या है, तुम यहां ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी, अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। चिड़िया सोचने लगी कि मेरा तो यहाँ बैठना ही गुनाह हो गया, मैं यहाँ पर बस विश्राम के लिए रुक गई थी, थोड़ा आराम क्या कर लिया, सेठ जी तो मुझे यहाँ से जाने ही नहीं दे रहे, मैं अभी यहां से उड़ी जा रही हूं, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुतेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है, मुझे और क्या करना है। 2 दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ, पर खोलने का मतलब है कि जैसे उड़ने के लिए, तो माँ मेरी बाट देखती रहती है, मेरा इंतजार करती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूं। माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। यहाँ चिड़िया अपनी स्वतंत्रता के बारे में और अपने घर के बारे में वर्णन कर रही है। कहती है कि मैं तो सिर्फ अपनी माँ को जानती हूँ जिसके साथ मैं रहती हूँ, और जब मुझे सूरज खुले रूप से धूप दे रहा है तो मैं पिंजरे में क्यों बंद हूं, और ये जो घास पानी फूल इन सबको तो मैं वैसे ही देख लेती हूँ उड़ते उड़ते। तो वो कहती है कि तुम हो कौन, मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो। माधवदास, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना, मैं ही तो हूं सेठ माधवदास, मेरे पास क्या नहीं है। अब यहां पर माधवदास जो है अपना नाम बताकर ये बताना चाहता है कि क्या पता ये मुझे कोई सामान्य व्यक्ति समझ रही हो, तो मैं इसे अपना परिचय देता हूं तो जो है ये रुक जाएगी। आगे कहता है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूं। अपनी सामर्थ्य के बारे में बताना चाहता है कि आज वो जो चाहे वो दे सकता है। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। कह रही है, मैं मेरी जात तो छोटी है, तो मुझे क्यों रोकना चाहते हो, आप तो इतने बड़े हो, इतने बड़े महल में रहते हो, इतना आपके पास धन है, तो मेरा क्या करोगे। माधवदास, चिड़िया तू निरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे मालामाल कर सकता हूँ। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं अनसमझ ठहरी, यानी मुझे तो इतनी समझ है नहीं कि ये सेठ क्या होता है। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी, मैं माला माल होकर क्या होऊंगी, मैं नहीं जानती। उसे बिल्कुल भी धन का लोभ नहीं है, और वो सब जो यहाँ पर जो देख रही है, बाग बगीचे महल, इसमें भी वो रहना नहीं चाहती है। माला माल किसे कहते हैं, क्या मुझे वह तुम्हारा माला माल होना चाहिए। कहती है, मैंने कब कहा कि मैं माला माल होना चाहती हूँ। सेठ, अरे चिड़िया तुझे बुद्धि नहीं है,
तू सोना नहीं जानती, सोना उसी की जगत को तृष्णा है। यहाँ पर सेठ जी इशारा करते हैं कि ये समझ ही नहीं रही है कि ये सोने के पिंजरे में रहेगी और इतने बड़े महल में रह पाएगी। तो जिस चीज को सारा संसार जो है, जिसको पाने के लिए इच्छा रखता है, आज उसी को ठुकरा रही है ये। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है, तेरा घर समूचा सोने का होगा। यानी तेरा तो अपना ही घर जो है सोने का बना हुआ होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो। तो उसमें तुम खूब फुदकना, और जो है तुम्हारी आवाज से तुम्हें देखकर मैं खुश हो जाऊंगा, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। तो इस तरह से सेठ उसे जो है ये सारी सोने की वस्तुएं बताकर उसको रोकना चाहता है। चिड़िया, वह सोना क्या चीज होती है? सेठ, तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है। सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस ये जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है। जिससे मैं बात कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। जग यानी कि संसार का। मेरी कोठियां पर कोठियां हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है, यानी अनगिनत नौकर हैं। पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है, तुझे देखकर मेरा मन बहुत खुश हो गया है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है? री चिड़िया, अरे चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं? चिड़िया, सेठ, मैं नादान हूं, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी। चिड़िया कहती है, मेरी माँ इंतजार कर रही होगी। सेठ जी, मुझे जाने दीजिए यहाँ से। सेठ, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? यह एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं। अब सेठ उसको फूलों की तरफ उसको दिखाता है, जिससे कि वो फूल देखकर ही जो है वो क्या पता ठहर जाए। ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं, यानी ऐसे इतने अनगिनत सैकड़ों फूल जो है वो मेरे बगीचे में खिले हुए हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, अनेक रंगों के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, यानी तूने मेरे मन को खुश कर दिया है, और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहां घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वहां तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह, देह यानी शरीर। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तूने मेरे मन को प्रसन्न किया है। तू मत जा, यहीं रह। यहाँ पर सेठ माधव दास जी ये भी कहते हैं कि तेरी जो है वहां पर जो माँ माँ कर रही है, घोंसले में जो माँ है वो माँ है क्या तेरी? इस घोंसले में तो कुछ भी नहीं है। तो जो तू इतनी सुंदर चिड़िया है, तो मेरे घर पर मेरे महल में रह। चिड़िया, सेठ, मैं अपने को नहीं जानती। चिड़िया कहती है, सेठ, मुझे नहीं पता, इतना जानती हूं कि माँ मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ, मुझे मत रोको, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी। चिड़िया सोचती है कि ये सेठ तो जो है मुझे कुछ ना कुछ दिखा दिखा के देर करवा रहा है, और अगर ज्यादा देर हो गई तो अंधेरा हो जाएगा और फिर मैं घर कैसे पहुंचूंगी। तो इसीलिए वो कहती है, मैं राह भूल जाऊंगी, रास्ता भूल जाऊंगी, इसलिए मुझे जाने दो। सेठ ने कहा, अच्छा, चिड़िया जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। सेठ जी ने जब देखा कि चिड़िया तो किसी लोभ लालच में आ ही नहीं रही है, तो उसके बाद वो उसको कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम जब आना चाहो इस बगीचे में
आ जाना, क्योंकि ये बगीचा मानो तुम्हारे लिए ही है। क्यों? क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। अब उनके हाथ में जो एक बटन है, वो बटन था जो दूर उनकी कोठी में घंटी थी उसका, और उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास यानी नौकर झटपट भागकर बाहर आया, जल्दी से बाहर आ गया। यह सब क्षण भर में हो गया, मतलब 1 मिनट नहीं लगा, और वो बाहर आ गया। और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। चिड़िया को लगा ये क्या हो गया, ये कौन आ गया एकदम अचानक। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना, इस तरह से वो बातों में उसे बहलाने लगे। ये कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया, और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। उसने ना चिड़िया को पकड़ने के लिए कोशिश करनी शुरू कर दी। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो। उसके बाद सेठ जी उससे पूछते हैं, तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? अब उसे बातों में लगा रहे, जिससे कि इतने बीच में जो है वो नौकर उसको पकड़ ले। चिड़िया, 2 बहन, 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है। अब वो सोचे ये पूछे जा रहे हैं कुछ ना कुछ, तो कहती है मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है, 2 बहन 1 भाई है, बड़ी अच्छी बात है। तो कहते हैं अभी तो बहुत जो है उजाला है, तो तुम जो है घबराओ नहीं। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। चिड़िया को अंदर ही अंदर ना पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ है। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजेला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, मतलब अपने बारे में बताओ, अपने घर के बारे में बताओ। भय मत करो, डरो मत। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। कहने लगी, देखो मुझे बहुत दूर उड़कर जाना है, और माँ मेरा इंतजार कर रही होगी, इसलिए कहीं मैं रास्ता ना भटक जाऊं। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया, मतलब जैसे किसी ने उसको पीछे से पकड़ा। वह चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी। एकदम से वो जो है वो चौंक गई। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी, वो बीच में से निकल गई। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई, और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। ओ माँ, ओ माँ। चिड़िया जो है जब देखती है कि उसको नौकर ने पकड़ने की कोशिश की थी, और उससे वो छूट कर जब उड़ी, तो उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। एक सांस में, मतलब ये है, फिर उसने देखा ही नहीं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। बस अब सीधा माँ के पास पहुंचना है, बीच में कहीं नहीं रुकना, और सीधा जाके वो माँ के पास गिरकर सुबकने लगी। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई, बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही। ओ माँ, ओ माँ। तो चिड़िया की बच्ची उस समय कांप रही थी डर के मारे, उसको विश्वास नहीं आ रहा था कि मैं माँ के पास पहुंच गई हूँ। और फिर वो माँ के पास दुबक के बैठ गई, और बस सुबक सुबक कर यही कहने लगी, माँ माँ करके उसके पास बैठी रही। बड़ी देर में उसे ढांढस बंधा, मतलब उसे बहुत देर में जाके इतना साहस आया कि अब वो अपनी आंखें खोले, और तब वह पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई। उसको जब बाद में ये विश्वास भी हो गया, और ये हिम्मत भी बन गई कि अब मैं माँ के पास हूँ, मुझे कोई खतरा नहीं है, तो वो अपने आंखें बंद करके, यानी पलक मीच कर बोला है ना, तो आंखें बंद करके उसके पास छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक ना खुलेगी। तो ऐसा उसे इतनी अच्छी नींद आई, इतनी आराम की नींद आई, माँ के पास सुकून मिला, कि उसको ये लगा कि अब मैं माँ के पास सुरक्षित हूँ,
मुझे कोई खतरा नहीं है। तो यहाँ पर ये कहानी चिड़िया की बच्ची समाप्त हुई। और इस कहानी में जैनेन्द्र कुमार जी जो इसके लेखक हैं, उन्होंने यही बताना चाहा है कि सबसे पहली बात कि माँ की कीमत जो है, चाहे मनुष्य है उनके लिए भी उतनी है, और चाहे कोई भी प्राणी है, चिड़िया है या और कोई जानवर है, उन सब के लिए माँ की कीमत अलग ही होती है। और कोई भी अपनी माँ के बिना नहीं रहना चाहता। और दूसरा, इस संसार के सुख एक तरफ और माँ का जो प्यार है वो एक तरफ, माँ की ममता एक तरफ है। तो यहाँ पर चिड़िया की बच्ची ने क्या चुना? माँ का प्यार। और वो माँ के पास सारे सुख छोड़कर अपने घर वापस आ गई। तो यहीं पर मैं विराम लेती हूँ। धन्यवाद।